मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, दूसरी बात कि भीलवाड़ा में अब एक भी केस नहीं रहा है, एक केस बाकी था वो भी नेगेटिव आ गया है। और तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि रैपिड टेस्ट की शुरुआत के बावजूद भी पीसीआर टेस्ट जो है वो पहले की तरह ही होते रहेंगे, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। कुछ आप देखते हैं कि सोशल मीडिया में भी कुछ खबरें चलाते रहते हैं कुछ लोग, कुछ मिशीवियस लोग होते हैं जो टेलीफोन करके मीडिया वालों को ब्रीफ करते रहते हैं गलत फहमी पैदा करने के लिए। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, ऐसे मिशीवियस लोगों के चक्कर में नहीं आना है। और सच्चाई जो है, सच्चाई कोई अगर जानकारी प्राप्त करनी हो तो आराम से आप हमारे अधिकारियों से बात कर सकते हैं, जो आप कर भी रहे हैं। पूरी व्यवस्था कर रखी है, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में आप सबके सहयोग से हम चाहेंगे कोरोना की जंग के अंदर हम लोग सब उतरे हैं, उसमें हम लोग कामयाब हों। इसलिए मैंने कहा कि ये टेस्ट पीसीआर वाले होते रहेंगे। और कुछ बैकलॉग भी है टेस्ट का, उसके लिए भी हमने क्या रखा है, आज आईसीएमआर के अधिकारी से बातचीत भी हुई। अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग उनको दिल्ली भेज सकते हैं, वो भी टेस्ट करने के तैयार रहेंगे, ये भी बात हो चुकी है। और राजस्थान में जो अन्य लैब्स हैं जरूरत पड़ेगी तो वहाँ भेज देंगे। और वैसे हमने क्या रखा है कि जो 6 जगह लैब बनी हुई है, हर जिले में लैब बनाने का काम शुरू कर रहे हैं हम लोग, हर जिले के अंदर। अलवर को टॉप प्रायोरिटी दे रहे हैं क्योंकि बड़ा जिला अलवर है, इसलिए इस रूप में हम लोगों ने इस काम को हाथ में लिया है। उम्मीद है कि कुछ संख्या कम भी हुई है और जयपुर में भी, आसपास में भी, और कुछ संख्या बड़ी भी है जिलों के अंदर। आज हमने वीसी करी है पूरे राजस्थान के कलेक्टर के साथ में, अधिकारियों के साथ में। हर विभाग की जो 20 तारीख से जो ओपनिंग हो रही है मॉडिफाइड लॉकडाउन, उसके ऊपर तमाम विभागों को जो आपके पास पहुंच चुके थे पहले, वैसे आज स्लाइड के साथ में सबको डिपार्टमेंट वाइज ब्रीफिंग की गई है। तो क्या क्या कदम जो एशियन होम ने जो जारी की है एडवाइजरी, उसके आधार पर क्या क्या आपको कदम उठाने हैं, किस रूप में उठाने हैं। और मॉडिफाइड लॉकडाउन के बाद में भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। और पहले हमने कह दिया है कि आपको बाहर आने पर मास्क लगाना आवश्यक होगा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मॉडिफाइड का मतलब ये नहीं कि आप आराम से घूमो फिरो, सब कुछ नॉर्मल हो गया है। पहले की तरह आपको गंभीर रहना है, गंभीरता से बिहेव करना है, फॉलो करना है सरकार के निर्देशों को। इस प्रकार से गाइडलाइन आज दी गई है। और 4 घंटे बीच से हमने बैठ के करी, उसमें हमारे मंत्रिमंडल के साथी जो थे विभागों के, उनको बुलाया गया और खुल के चर्चा हुई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे राजस्थान के अंदर एक साथ में जो मैसेज दिया हम लोगों ने, उसके अकॉर्डिंग टू तैयारी शुरू आज से ही हो गई है। जैसे कृषि मंडियाँ मैंने कहा खुल गई है, 1530 के आसपास लाइसेंस दिए गए। पहली बार जो लोग गांव में जाके सीधी खरीद कर सकते हैं, किसान से बिचौलिया नहीं रहेगा, दलाल नहीं रहेगा। ये बड़ा एक अहम फैसला है राजस्थान में। और 400 मंडियाँ पहले काम करने लग गई है। 400 गौण मंडियाँ KVSS GSS के माध्यम से काम हो रहा है। और 1500 के लगभग जो हमने छूट दी है गांव में जाके खरीदारी करने का, ये नीतिगत फैसला हुआ है। इससे मैं समझता हूँ कि किसान को ज़्यादा दाम मिल सकेंगे। ये तमाम काम हमने किए हैं और उसी रूप में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बिना मास्क कोई दुकान नहीं, बिना मास्क हो रहा है सर, इसलिए दुकानों पे मास्क। दुकान पे भी ये कहा गया है दुकानें खुलेगी, वहाँ पे बिना मास्क के एंट्री नहीं दी जाएगी। दुकान पे भी मास्क लगाना जरूरी होगा, तभी जाके वो खरीदारी कर पाएगा। और दुकानदार तो मास्क लगाएगा। इस प्रकार से कहने का मतलब कि ये तमाम बातें जो पहले बंदिश लगा रखी थी वो बंदिश रहेगी।
खाली मोमेंट को थोड़ी छूट दी गई है, वरना लॉकडाउन पहले की तरह रहेगा, एक्सेप्ट थोड़ा मोबिलिटी के। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। सर को अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदुओं को समाहित करते हुए प्रारंभिक उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का मैं वेलकम करता हूं। और अब हम आज 5वें राउंड, इस मीनिंगफुल और व्यवस्थित इंटरेक्शन के 5वें राउंड में है। काफी अभिनव प्रयोग ये है। मैं जस्ट जानकारी के लिए कि CR2 में हमारे साथ हैं सचिन सैनी जी हिंदुस्तान टाइम्स से, पवन सिंह फौजदार दूरदर्शन से, गोवर्धन चौधरी न्यूज 18 राजस्थान से, नीरज मेहरा A1 टीवी से, नरेंद्र शर्मा दैनिक जागरण से, नरेश शर्मा फर्स्ट इंडिया न्यूज से, पंकज सोनी पंजाब केसरी से, दिनेश डांगी इंडिया न्यूज से, यादवेंद्र शर्मा राष्ट्रदूत से, यश गोयल द ट्रिब्यून से और श्री सुरेश पारिक UNI से। तो बिना किसी फर्दर डिले मैं सचिन सैनी जी को आमंत्रित करता हूं कि कृपया अपना प्रश्न रखें मुख्यमंत्री जी के समक्ष। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, दिल्ली में एक पिज्जा डिलीवरी बॉय कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उसके बाद में काफी सघन तरीके स्क्रीनिंग करी गई, तो क्या राज्य सरकार भी मंशा रखती है कोई एडवाइजरी जारी करने की, जाकि होम डिलीवरी के अंदर एक अच्छी मॉनिटरिंग और इफेक्टिव तरीके से इस पे पकड़ बनाए रखें? बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि अब तो रैपिड टेस्ट का किट भी आने लग गए हैं, तो और भी आसान हो गया है। पहले अगर PCR टेस्ट करते तो बहुत टाइम लगता, और टाइम लगता तो पता नहीं उसमें और तकलीफ हो सकती थी, पर अब क्योंकि रैपिड टेस्ट किट आ गए हैं, तो इस काम को जो होम डिलीवरी के बॉय हैं, दूध वाले हैं, सब्जी वाले, किराना दुकान जो भी हैं, उन सब के जो डिलीवरी वाले हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान रखा जाएगा, और कोई भी लक्षण होते ही उसका टेस्टिंग किट भी के द्वारा टेस्ट कराया जाएगा। होम डिलीवरी पर्सन के लिए भी जो एक प्रोटोकॉल किया गया है, मास्क का, ग्लोव्स का, सैनिटाइजर्स का, वो पहले एडवाइजरी जारी की गई है, उसको मेंटेन भी कराया जाएगा, और उनको खुद को मेंटेन करना चाहिए, उनको खुद को करना चाहिए मेंटेन। थैंक यू। धन्यवाद सचिन जी। सभी सुपर स्प्रेडर श्रेणी के लोगों का जरूर से ये टेस्ट सर ने अभी बताया किया जाएगा। मैं अब पवन सिंह फौजदार जी जो दूरदर्शन से हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया अपनी बात रखें। सर नमस्कार। नमस्कार भैया। सर मेरा प्रश्न ये है सर कि जो भी कोविड से पॉजिटिव लोग बाग आ रहे हैं और जो आ चुके हैं, सर क्यों ना सरकार उनके जो मूवमेंट हिस्ट्री है और उनके नाम और कम से कम वो पब्लिक डोमेन में रखे, जिससे आम लोग स्वतः ही आइडेंटिफाई कर पाए कि क्या वो एक सस्पेक्ट हैं कोरोना पॉजिटिव के। ठीक है, इसमें थोड़ा पेशेंट की प्राइवेसी इन्वॉल्व है, पर एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए क्या ये सरकार ये कदम उठा सकती है, क्योंकि कुछ कुछ जगह ये कदम उठाया गया है। देखिए, सुझाव भी बुरा नहीं है आपका, अच्छा सुझाव है। सवाल दो है। एक तो हम लोग खुद जो है, जैसे कोई पेशेंट मिलता है तो 2 किलोमीटर पे कर्फ्यू लगा देते हैं, क्वारंटाइन, एक प्रकार से आसपास के लोगों का क्वारंटाइन बड़े रूप में, और कर्फ्यू के माध्यम से पूरी तरह ब्लॉक एरिया कर देते हैं और उसका इलाज शुरू कर देते हैं। आप जहाँ तक नाम प्रकट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब एक बार उसका जानकारी प्राप्त हो ही गई है, इलाज शुरू हो गया है, उसके बाद में कोई जरूरी नहीं कि अपन उनका नाम जारी करें, उसकी आवश्यकता नहीं है। नंबर 3, अभी अपने यहाँ पर इतना एजुकेशन नहीं है उस रूप में, लोगों को जानकारी नहीं है कि अनावश्यक रूप से उसके बारे में कई चर्चा होने लग जाती, जबकि ऐसी कोई बात होती नहीं है। उसका फायदा भी है जो आपने कहा, परंतु ये अपने यहाँ पर नाम उजागर करने के लिए अभी हमने कोई तय इसलिए नहीं किया, अनावश्यक वो आदमी खुद एक अलग तरह का फीलिंग पैदा कर लेगा अपने दिल के अंदर, वो भी ठीक नहीं है, इसलिए अपने यहाँ हो नहीं रहा है, और उनको पूरी तरह प्रोटोकॉल में रखा जाता है, इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। धन्यवाद पवन सिंह जी। उसकी सिस्टम में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग वगैरह सब की जा रही है, इसलिए अलग से सर ने बताया कि ऐसी आवश्यकता नहीं है। न्यूज 18 राजस्थान से मैं
गोवर्धन चौधरी जी को आमंत्रित करूंगा अपनी बात रखें। नमस्कार नमस्कार सर। जो प्रवासी मजदूर हैं, 20 तारीख से आप प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं औद्योगिक इकाइयों में, गांव में। यहाँ पर अभी भी समस्या ये है, हमारे पास भी बहुत सारे मजदूरों के फोन भी आते हैं, उनकी शिकायतें भी आती है, विश्वास बहाली उनमें नहीं हो पाई है। तो क्या सरकार इन प्रवासी मजदूरों में विश्वास बहाली करेगी कि उनको लौटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 20 तारीख से तो फैक्ट्रियां चालू हो रही हैं? ये विश्वास बहाली अभी तक उनमें नहीं हो पाई है। सबसे बड़ी समस्या देश के अंदर भी कोई है या प्रदेश में, तो यही है जो जिसकी तरफ आपने ध्यान दिलाया है, प्रवासी मजदूरों की, या जो रास्ते में कैंपों में रह रहे हैं उनकी, जो अपने खुद के राज्य की भी हो सकते हैं। आपने जो कहा वो काम हमने शुरू कर दिया है। कल से ही हमने जो इकाइयाँ खुलनी हैं उनको इतला कर दिया कि आपको 20 तारीख को ओपन करनी है अपनी इकाई, तो अभी से आप अपना काम शुरू कर दें। साफ सफाई की लगा करके जो प्राइमरी काम होते हैं, हो सकता है कुछ मजदूर वहाँ रह रहे हों, कुछ मजदूरों की कमी पड़ेगी, तो बिहार से यूपी से आने वाले नहीं हैं, वो आपके यहीं के जो मजदूर हैं, जो बिहार के हैं, यूपी के हैं और राज्यों के जो बैठे हुए हैं, उन्हीं को ऑफर करना पड़ेगा। तो स्वतः जिनको जरूरत होगी वो आ जाएंगे और काम पे लग जाएंगे। तो बड़े रुपए मैं उम्मीद करता हूँ कि एक इस फैसले से काफ़ी लोग काम पे लग जाएंगे। फिर भी मेरा अपना सोच ये था, तो मैंने भारत सरकार से शेयर किया, प्रधानमंत्री जी को मैंने रिक्वेस्ट करी, हालांकि वो स्वीकार नहीं हुआ, कि एक बार लोगों के दिलो दिमाग में आ चुका है, हम अपने घर जाना चाहते हैं, माँ बाप से मिलने के लिए, बच्चों से मिलने के लिए, पति से मिलने के लिए, और वो जा नहीं पा रहे, तो उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रहा है। इसीलिए ये बांद्रा की घटनाएं, सूरत की घटनाएं, कल जैसलमेर के अंदर भी कुछ लोग आने लग गए थे, कोटा के जो हमारे छात्र हैं 20-25 हज़ार, इन सब में भी जयपुर के अंदर सीतापुरा में इंडिया गेट की तरफ जाएंगे, आपने सुना होगा 4 दिन पहले, ये तमाम बातें होने लगी है। तो मेरा ये मानना था एक बार इनको छूट देनी चाहिए। भारत सरकार की अपनी मजबूरी होगी, उनके पास फीडबैक दूसरी तरह का होगा, उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। पर देर सवेर हो सकता है कि 20 तारीख को जब ये खुलेगा, नई एक्टिविटी शुरू होगी, हो सकता है उसका असेसमेंट करने के बाद में भारत सरकार खुद भी इसको अलाउ कर दे, मेरा मानना है। इसलिए इसमें ये खुलनी बड़ी बात है। लॉकडाउन खुलना, 20 तारीख से छूट देना बड़ा फैसला है, और इसको राज्य सरकार और केंद्र मिलकर के इसको लागू करे, कामयाब करे, और काम होगी। मुझे उम्मीद है कि इससे काफ़ी बड़ा फर्क पड़ेगा, एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा बाकी लोगों के अंदर भी कि हम कोई घरों में बैठे रहने वाले नहीं लंबे समय तक। तो 21 दिन बहुत बड़ा होता है, और 21 दिन के बाद फिर 19 दिन लंबा समय होता है। तो बाकी जगह एक्टिविटी शुरू होगी, जो घरों में बैठे हुए हैं उनका भी कॉन्फिडेंस पैदा होगा, पूरे देश के अंदर, राज्य में उसका फायदा मिलेगा। सर थैंक यू। आपका मजदूरों की चिंताओं के लिए ये बड़ा सराहनीय प्रश्न था गोवर्धन जी। मैं आगे A1 टीवी से नीरज मेहरा जी से अनुरोध करता हूँ कि अपना प्रश्न रखें। नमस्कार सर, प्रशासन ने आबादी वाले इलाकों में क्वारंटाइन सेंटर बना दिए, और उसके चलते लोगों में डर भी पैदा हो गया, संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया। जबकि शहर से दूर बड़ी संख्या में क्वारंटाइन सेंटर है, तो क्या आने वाले समय में, क्योंकि अब तक जो शिफ्ट हो गए वो तो हो गए संदिग्ध, लेकिन अब आने वाले समय में जो आबादी में क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं, उनमें नए लोगों को शिफ्ट नहीं करने की मंशा रखते हैं? देखिए, क्वारंटाइन सेंटर जो है वो जगह जहाँ जो उपलब्ध है उस ढंग से, और मैनेजमेंट भी हो सके साथ के अंदर, क्योंकि सब जगह पर खाना, नाश्ता, लंच, डिनर सबकी व्यवस्था करना, और सभी जगह क्वारंटाइन सेंटर बनने लगेंगे। वो तो मैंने पहले भी कहा आपको, क्वारंटाइन सेंटर की आवश्यकता तब पड़ेगी जब लोग खुद जाना चाहेंगे, वरना अगर घर पे कोई रहता है तभी वो क्वारंटाइन में रहता है, जो जिसके घर में जगह है, सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, ये कोई हवा से फैलने वाली बीमारी नहीं है, ये कोई हवा से फैलने वाली बीमारी है नहीं कि हमारे
वहाँ रहेंगे तो हवा फैल फैल के आस पड़ोस के अंदर सब जगह बीमारी फैल जाएगी। अच्छी कोई बात नहीं होती। आपको मालूम है कि तो रिसर्च पूरी दुनिया में हो चुकी है कि किस रूप में फैल, इसीलिए 1 मीटर की 2 मीटर की बात की जाती है। इसलिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं होनी चाहिए। सबको कोऑपरेट करना चाहिए। सरकार भी सबकी सुविधाओं का ध्यान रखेगी। सरकार थोड़ी चाहेगी एक मरीज भी क्वारंटाइन का बढ़े, एक मरीज भी नहीं बढ़े। ये सुनिश्चित करने का काम ही सरकार का है। हम चाहेंगे सब मिलकर के फैसले करेंगे और जो शिकायत आ भी रही है उस पर ध्यान भी देंगे। जहाँ जहाँ संभव होगा उन शिकायतों को दूर भी करेंगे। इस प्रकार से हम चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और शिकायतों को दूर कर सकें। सर थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू नीरज मेहरा जी। दैनिक जागरण से नरेंद्र शर्मा जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना प्रश्न रखें माननीय सर के सामने। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। सर, ये लॉकडाउन खोलने के बाद सरकार क्या उद्योगपतियों को, उद्योगों को पैकेज देने पर विचार कर रही है? ये बड़ा मौजूद क्वेश्चन आपका है जो मैं पहले हम लोग तो राज्यों के लिए मांग रहे पैकेज भारत सरकार से ग्रांट के रूप में, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी मांग करी थी। मैं उम्मीद करता हूँ भारत सरकार खुद भी जल्दी आगे आकर के कोई पैकेज की घोषणा करेगी, क्योंकि उद्योग और व्यापार जिंदा रहेंगे। पहले तो उनको रिवाइव करना बहुत आवश्यक है। रिवाइव होंगे तो ही वापस राज्यों को और केंद्र को जीएसटी मिलेगी, रेवेन्यू मिलेगा, रेवेन्यू आनी शुरू होगी। तो सरकार का दायित्व भी है कि कोई उद्योग जो है संकट में आके बंद नहीं हो जाए। और ये जब चिंता होगी तो स्वतः ही फिर पैकेज क्या मिल सकता है, राज्य सरकार क्या क्या कर सकती है। हमने अभी बिजली पानी के अंदर तो उनके डेफर किए पेमेंट, उनके जो और ड्यू थे पेमेंट उनको डेफर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि उनको कंफर्टेबल रखें और किस प्रकार उनको आगे बढ़ के सुविधा दे सकें, जिससे कि एक बार वो रिवाइव हो जाए। उस पर सरकार की भी पब्लिक इंटरेस्ट में भी दिलचस्पी है, और मैं समझता हूँ कि उद्योगपति भी और उद्यमी भी, व्यापारी भी, जो नेशनल त्रासदी समझ करके महामारी को ऐसे वक्त में तकलीफ हो रही है उनको, उसके बावजूद भी वो चाहेंगे किसी प्रकार से देश की इकोनॉमी वापस पटरी पे आए। इसलिए वो आगे आकर के कोई कसर नहीं छोड़ेंगे वापस उद्योग और उद्यमी अपना काम शुरू करने में और कामयाब होने के अंदर। और सरकार, भारत सरकार, मैं समझता हूँ बड़ी भूमिका उनकी रहेगी राज्यों की बजाय। थैंक यू सर। नरेंद्र जी धन्यवाद आपको। मैं फर्स्ट इंडिया से नरेश शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि अपनी बात रखें। सर नमस्कार। नमस्कार भाई। सर सबसे पहले तो जो रैपिड किट टेस्ट से जो टेस्ट शुरू किया है उसके लिए आपको साधुवाद कि प्रदेश में आपने सबसे पहले काम शुरू किया है। सर मेरा सवाल ये है कि पिछले 7 दिन क्या की बजाय पिछले 2-3 दिन की तुलना करें तो जयपुर में जो है पिछले 1 सप्ताह की और पिछले 2-3 दिन की तुलना करें तो हम देख रहे हैं कि जयपुर में लगातार जो पॉजिटिव मामले हैं वो कम नजर आ रहे हैं। तो क्या हम माने कि जयपुर में अब स्थिति है वो नियंत्रण में होती जा रही है? ये तो कई बार पॉजिटिव कम आते हैं, कई बार ज़्यादा आते हैं, वो पूछ के नहीं आते हैं। और कोरोना भी ना जाति देखता, ना धर्म देखता है, ना व्यक्ति देखता है कौन है। संख्या घटती बढ़ती जाती है। आप देख रहे हो जोधपुर के अंदर, बीकानेर में क्या हुआ, चूरू में क्या हुआ, झुंझुनू में क्या हुआ, टोंक में आपके हमारे सामने क्या हुआ, कोटा में 0 था, वहाँ क्या हो रहा है। वही बात जयपुर के रामगंज के अंदर भी है। जयपुर में हमने कल जो 16 तारीख थी उसमें सुबह 9 बजे से लगा के रात 9 बजे तक करीब 383 टेस्ट किए। ये थोड़ी गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की गई कुछ मिस्चीवियस लोगों द्वारा। टेस्ट करने में कोई कमी नहीं रखी जा रही है। आज भी जो है सुबह से ही अभी दोपहर तक तो 309 टेस्ट हो चुके हैं, और अभी तक तो रात 9 बजे तक और टेस्ट होंगे। तो टेस्ट पूरे किए जा रहे हैं। फिर भी अगर कम आए मान लीजिए तो ये अच्छी बात है कि फिर भी उसके बाद में ही
पॉजिटिव कम निकले हैं। पॉजिटिव कम निकलने का मतलब नहीं, टेस्ट कम किए जा रहे हैं। जहाँ खतरा ज़्यादा है वहाँ तो हम सबकी ड्यूटी है ज़्यादा ध्यान जाए वहाँ पर, कैसे उस खतरे को वहीं तक कैद कर दें जिससे कि फैले नहीं। जब इसका नाम ही महामारी है तो कौन चाहेगा कि वहाँ टेस्ट कम करके हम भ्रम की स्थिति पैदा करते रहें? कौन चाहेगा कि वहाँ पर अगर एक रोगी हजारों लोगों को रोगी बना सकता है? ये रोग उस प्रकार का अछूत महामारी है। जो मैंने कल कहा आपको कि साउथ कोरिया में एक नर्स के कारण से 5000 रोगी बन गए। आप सोच सकते हो कि ये भ्रम किसी को नहीं होना चाहिए। तमाम तरह के टेस्ट, PCR टेस्ट होंगे और अब रैपिड टेस्ट के टिकट आ गए तो और बड़ी संख्या में होंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू नरेश जी। पंजाब केसरी से पंकज जी से अनुरोध है कि कृपया अपनी बात रखें। नमस्कार सर। नमस्कार सर, लॉकडाउन में सरकार गरीबों की चिंता कर रही है। सरकार ने गरीबों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। सर, समस्या अब जो आने वाली है वो मध्यम वर्ग के ऊपर सबसे ज्यादा आने वाली है। एक तरफ तो एक साथ 6 महीने की स्कूल की फीस, पानी बिजली के बिल में किसी तरह की कोई छूट नहीं, और सैलरी में भी लगातार कटौती हो रही है। ऐसे में सर मैं जानना चाह रहा था कि सरकार क्या इस जो मध्यम वर्ग है इसको लेके भी किसी तरह के कोई आगे कदम उठाने वाली है या कोई अपनी योजना में इन लोगों को शामिल किया है? क्योंकि एक आर्थिक विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि आने वाला समय में जो नौकरियों में कटौती होगी या सबसे ज्यादा जो मार पड़ेगी वो मध्यम वर्ग के ऊपर पड़ने वाली। देखिए, ये कहना ठीक नहीं है कि खाली मध्यम वर्ग ही परेशान होगा। कौन सा वर्ग है जो परेशान नहीं हो रहा है? हर वर्ग परेशान हो रहा है, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे वो कोई वर्ग हो। क्योंकि आप जानते हो जब लॉकडाउन नहीं है तो सरकार खुद ही परेशान हो रही है, उसका रेवेन्यू बंद हो रही है, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है देश की। तो आप कल्पना कर सकते हैं इस लड़ाई को तो सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। सबको ही अपने आप को कुछ त्याग करना पड़ेगा, सबको ही, सभी वर्गों को भी खर्चे कम करने पड़ेंगे, परिवार के अंदर भी, और करने भी चाहिए। हैबिट डालनी चाहिए खुद की भी, व्यक्ति को भी, समाज को भी, परिवार को भी, और देश को भी, और प्रदेश को भी, और सरकारों को भी। हमें कटौती करनी पड़ेगी कई जगह पर, तब जाकर के वित्तीय प्रबंधन हो पाएगा। वित्त आ ही नहीं रहा तो क्या आप सोच सकते हो? जब वित्त आ ही नहीं रहा है लॉकडाउन के अंदर तो क्या होगा? अब ये 20 तारीख बाद जब खुलने लगेगा, वापस रोटेशन शुरू होगा, कुछ वित्त आएगा तो प्रबंधन करेंगे। तो आपको मालूम है कि जो पहले वित्त आता था वो रेवेन्यू आ नहीं पाएगा, तो हमें खुद को कटौती करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ सभी तबकों को तकलीफ हो रही है। उसको सरकार जो होती है डेमोक्रेसी के अंदर, उसकी ड्यूटी होती है कि वो हर वर्ग को एसेस करे। मिडिल क्लास की अलग प्रॉब्लम होती है, लोअर मिडिल क्लास की अलग प्रॉब्लम होती है, गरीबों की अलग स्थिति होती है। मैं इस बात का आपकी भावना समझ रहा हूँ। सरकार उसी रूप में बिहेव करेगी कि किसी वर्ग को तकलीफ नहीं हो। कैसे हम तकलीफ को उसको हम लोग कम से कम कर सकें, पूरी तरह खत्म शायद नहीं कर पाएंगे, और कम कैसे कर सकें इस दिशा में हम लोग पूरी तरह ध्यान रखेंगे। थैंक यू सर। पंकज जी, शुक्रिया आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग और सारपूर्ण प्रश्न था आपका। इंडिया न्यूज से मैं दिनेश डांगी जी से अनुरोध करूंगा कि अपनी बात सर के समक्ष रखें। सर नमस्ते। नमस्कार सर, धन्यवाद। एक तो आपने इस महामारी को मात देने के लिए समय रहते कई बोल्ड स्टेप उठाए। मेरा सवाल ये था कि आपने कई जगह इंडस्ट्रियल जो एरिया है रिको के, वहाँ पर सूखे राशन के पैकेट्स बंटाए थे। राजस्थान में तकरीबन 135 औद्योगिक एरिया जोन है। अगर वहाँ भी सूखे राशन के पैकेट बंटाए जाए, क्योंकि आपने नकदी उनके खातों में डाली है, लेकिन कई मजदूर संगठन ने ये मांग की है कि आप नकदी के बजाय उन्हें सूखे राशन के पैकेट्स दें। क्या सरकार ऐसा विचार कर रही है? कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे भी राजस्थान में करीब 650 कैंप चल रहे हैं। सीतापुर की बात तो अलग है। सीतापुर में भी आप समझ लीजिए 5000 नहीं, करीब 10,000 लोग वहाँ मजदूर के रूप में हैं। उनको भी राशन की व्यवस्था की जा रही है।
और राजस्थान में 650 कैंप है, उसमें करीब 33,000 लोग रह रहे हैं और जिला प्रशासन सबके लिए सुनिश्चित किए हुए हैं कि वहाँ रहने के खाने पीने की व्यवस्था रहे। और कोई फिर भी कोई शिकायत आती है तो वार रूम जो हमने बनाया 181 या जिला कलेक्टर को शिकायत कर सकते हैं। ये निर्देश स्पष्ट है कि कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। इसके मायने बहुत बड़े निकलते हैं, इसके मायने बहुत बड़े निकलते हैं। इस रूप में हर मशीनरी को ध्यान रखना पड़ेगा भाई कि कोई आदमी संकोच में ही घर बैठा भूखा नहीं है, इसका मतलब ये भी होता है। मैंने ये भी कहा था हर परिवार में एक खाना एक्स्ट्रा बनाओ, ध्यान रखो अपने पड़ोसी का। इसके माने जरूरी कोई पड़ोसी भूखा हो, पड़ोसी हो सकता है ठीक हो, कहने का मतलब ये आपस में एक दूसरे को हेल्प करके ये कठिन समय निकालो। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू डांगी साहब। मैं राष्ट्रदूत से यादवेंद्र शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि अपना प्रश्न रखें सर के समक्ष। नमस्ते सर। नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि अभी रैपिड टेस्ट किट्स आने में थोड़ा समय लगा था। पहले अप्रैल में फर्स्ट वीक में आ रहे थे, फिर वो 11 तारीख को आए, 11 तारीख को आने की बात थी, फिर 14। मेरा अब अपन जब रैपिड टेस्ट किट्स आ गए हैं तो कब तक हम कितने टेस्ट कराना चाहते हैं जब तक कि 3 तारीख तक सरकार को आइडिया हो जाए कि अब हम लॉकडाउन पूरी तरह हटा सकते हैं? और ये लेट आने का कारण क्या था? क्या सरकार राज्य सरकार सारी केंद्र सरकार से किट्स ले रही है या फिर राज्य सरकार खुद भी खरीद रही है? और पीपीई के लिए भी यही सवाल है कि ये क्या राज्य सरकार खुद बना रही है या केंद्र सरकार से ही ले रही है? इसकी ऊपर थोड़ी क्लैरिटी अगर होती तो। देखिए, हमारी मंशा शुरू से आपने सुनी होगी, जब पीएम के साथ हमने बात करी थी आज से 10-15 दिन पहले, पहली इश्यू हुई थी, तब हमने कहा था आपको चाहिए कि ये तमाम केंद्रीकृत सप्लाई हो, चाहे वो रैपिड टेस्ट की बात हो, चाहे पीपीई की बात हो, चाहे वेंटिलेटर सप्लाई की बात हो, चाहे कोई उपकरण हो। अगर सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट होगा देश का तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम राज्यों को दे पाएंगे, बजाय हर राज्य दौड़ लगाए कि मुझे पहले मिले, चाहे कोई उपकरण हो या रैपिड टेस्ट की किट हो। वो ही हुआ, हमारी बात नहीं मानी गई तो दुनिया भर के मुल्कों ने भी चाइना से दौड़ लगाई एक ये किट के बारे में। हमारे मुल्क के राज्यों ने दौड़ लगा रहे हैं, अब जाकर के कुछ मिले। 10,000 किट आ गए हमारे पास में। ICMR के माध्यम से हम चाहेंगे कि राज्यों को ये व्यवस्था हो। 1.25 लाख किट जो है 3 दिन और पहुंच जाएंगे राजस्थान के अंदर। इस प्रकार से हम चाहेंगे कि ये जो आज शुरुआत कर दी हम लोगों ने, टेस्टिंग की शुरुआत भी हो गई है। जैसे मैंने कहा आपको, फॉर्चुनेटली अभी तक नेगेटिव आ रहे हैं, तो बड़े रूप में इसको करेंगे हम लोग। और यही एकमात्र तरीका है जो मिस्टर राहुल गांधी ने कहा है कल कि बड़े रूप में आप, और वो आज नहीं कह रहे, आज से नहीं कह रहे, जब पार्लियामेंट चल रही थी तब से कह रहे हैं कि आप टेस्ट ही नहीं करोगे, मालूम क्या पड़ेगा कितने रोगी वहाँ पर है, कितने आपके वो हैं पॉजिटिव कितने हैं। चाहे रैंडमली करो बड़ी संख्या में, चाहे आप बड़ी संख्या में टेस्ट करो, वही एक बात तरीका है। क्वारंटाइन आपने जो ये लॉकडाउन किया है वो तो एक प्रकार रोक लगाई थी कि आपने घर बैठा दिया है, पर अगर मान लो वो उसमें से निकलेंगे बाद में पॉजिटिव निकलेंगे तो उसका क्या करोगे? इसलिए तरीका है लॉकडाउन के साथ साथ में बड़ी संख्या में आप इसका टेस्ट करो। और राजस्थान सरकार ने तय किया, नीतिगत फैसला हमारा है, PCR का, जैसा भी हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया पहले आपको कि हमारी शुरुआत हुई थी तो पूना भेजा हमने कंफर्म करने के लिए। आज हमारे पास 4,000 कैपेसिटी हो गई टेस्ट करने की। 10 दिन में 10,000 की कैपेसिटी हो जाएगी और इसको हम बढ़ाएंगे। हर जिले में हम चाहते हैं एक लैब बन जाए। ये जो कोरोना का संकट आया है इसका लाभ उठाते हुए हम चाहेंगे कि हर जिले में एक लैब बने, तो कोरोना कभी वापस भी आ सकता है, जिसकी संभावना लोग व्यक्त करते हैं। पहले स्वाइन फ्लू के वक्त में एक लैब भी नहीं थी, 6 लैब हमने बनाई। उसी ढंग से आज अगर लैब बन जाएगी तो आगे कोई भी संकट आएगा कैसा भी, तो उसका लाभ हमें मिल जाएगा। इस प्रकार से हमारी जो अप्रोच है वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि और PPE किट की कोई कमी नहीं है।
8,000 किट प्रतिदिन सप्लाई हो रहे हैं। और अभी जो है सब जिलों में 38,000 से अधिक PPE किट का स्टॉक है। और स्टोर जो राज्य स्तरीय स्टोर है उसके अंदर भी 37,000 किट उपलब्ध है। तो कोई कमी नहीं है PPE किट की। सब व्यवस्था हम लोगों ने माकूल कर रखी है। ICU बेड बढ़ा दिए हैं और वेंटिलेटर बढ़ा दिए संख्या। और फॉर्चुनेटली अभी 2-3 लोगों को काम आए, वेंटिलेटर काम नहीं आ पा रहा, अच्छी बात है। धन्यवाद आपका सर। थैंक यू यादवेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। नाउ आई कॉल अपॉन Sri Yash Goyal ji from the Tribune to present his point of view. नमस्ते सर। नमस्कार सर, राजस्थान ने सबसे पहले जो 2 इटालियन किट किए थे SMS हॉस्पिटल में, वो बहुत सक्सेसफुल रहे और उनका जो ट्रीटमेंट दिया गया था ड्रग्स के ऊपर वो बड़ा ही सब जगह सराहा गया। पर इसके साथ ही अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने भी किया है और जगह भी यूरोप ने भी किया है, प्लाज्मा थेरेपी टेस्ट की है। और ICMR ने भी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी ये प्रपोज किया है कि इसकी ट्रायल राज्यों में भी शुरू करनी चाहिए। तो ऐसा कोई प्लान है कि जो प्लाज्मा थेरेपी से जो इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए हम कुछ करें राजस्थान में, क्योंकि वो सबसे साइंटिफिक तरीका है इम्यूनिटी लाने का। और 1918 जब सबसे पहले स्पेनिश फ्लू हुआ था और 2012 तक इबोला हुआ, 5-6 डिजीजेस मेजर उसमें आई, उसमें डिप्थेरिया भी आया, सब में प्लाज्मा थेरेपी बहुत जबरदस्त काम की। तो इस बारे में सरकार कुछ सोचती है या कोई प्लान है? वैसे तो आपने जो प्लाज्मा ट्रीटमेंट की बात की है, पूरी दुनिया के अंदर अभी इसकी रिसर्च भी चल रही है कंफर्म करने के लिए। और SMS हॉस्पिटल भी इसके रिसर्च ग्रुप में जुड़ा हुआ है। क्योंकि आपको तो मालूम है कि SMS हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल है देश के अंदर या दुनिया के अंदर जिसने सबसे पहले 4 दवाएं कंबाइन करके एक प्रयोग किया था ICMR के गाइडलाइन से या अप्रूवल से, और उसमें कामयाब हुए थे जब 2 पेशेंट थे इटली के। उसके बाद में उस पर बैच चालू हो गई पूरे मुल्क के, दुनिया के मुल्कों के अंदर। अभी मिस्टर ट्रंप ने जो दवाएं मंगाई थी वो 4 दवाएं में एक दवाई वो भी थी। तो इस रूप में मैं समझता हूँ कि राजस्थान का SMS और राजस्थान की हेल्थ सर्विसेज जो पहले से ही आपको तो मालूम है, हमने फ्री टेस्ट, फ्री दवाइयाँ कर रखे थे। निरोगी राजस्थान की बात करी थी, हेल्थ हमारी प्रायोरिटी के अंदर आ, इसलिए रिसर्च में हम भाग ले रहे हैं, इस रिसर्च में, प्लाज्मा रिसर्च में भी। और हम चाहेंगे कि बाकी जो है 4 दवाई वाला कॉम्बिनेशन, उसकी रिसर्च भी शुरू हो गई है अमेरिकन कंपनी के साथ में, वो काम भी हो रहा है। बाकी जो आपने कहा वो तो मैं समझता हूँ कि पूरी गाइडलाइन जारी हो चुकी है और हर नागरिक का टेस्ट करना संभव भी नहीं होता है। उसके अंदर जो फास्ट स्क्रीनिंग का जो फॉर्मूला था भीलवाड़ा का, वो अपनाए हम लोगों ने, करीब करीब राजस्थान ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। उसी में जब थोड़ा बहुत सिम्टम मिलते हैं सर्दी जुकाम के, उनका टेस्ट हो जाता है, मालूम पड़ जाता है क्या स्थिति है। इश्यू में परफेक्टली काम चल रहा है। धन्यवाद सर, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन के लिए मैं सुरेश पारिक जी UNI से अनुरोध करता हूं कि अपनी बात रखें। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये आर्थिक मंदी के कारण पहले से ही उद्योग धंधे काफ़ी कमज़ोर चल रहे थे और लॉकडाउन की वजह से इनकी हालत और ख़राब हो गई। अब इनके सामने दोबारा खड़ा होने के साथ कर्मचारियों को और श्रमिकों को वेतन देने का भी एक बहुत बड़ा चुनौती है। तो क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है क्या जो ये उद्योग भी खड़े हो जाए और किसी का रोजगार भी मिल जाए? खासकर ये लॉकडाउन के समय का पैसा भी चाहे वो थोड़ा कम मिल जाए लेकिन मिल जाए, इस तरीके का कोई पुख्ता इंतजाम हो सकता है क्या? देखिए, ये कोई, हमने आपको याद होगा कि राजस्थान पूरे मुल्क में पहला राज्य है जिसने इसको टारगेट बना के काम शुरू किया। मजदूरों को जिनका रोजगार चला गया, उनको जो दिहाड़ी मजदूर थे या जो असहाय लोग थे, BPL, स्टेट BPL, अंत्योदय योजना वाले लोग थे। पहले फेज में हमने 78 लाख लोगों को जो पेंशन दी थी
उनको छोड़ के इन सबके खाते में पहले 1,000 रुपये डाले हम लोगों ने, और जिनके खाते नहीं थे ऐसा लोगों के, उनको कैश दिया गया 1,000 रुपये। बाद में हमने 1,500 रुपये और दे दिए उनके खाते के अंदर, या कैश दे दिए। 10-10 किलो अनाज प्रति व्यक्ति अलग से दे दिया गया उनको। इस प्रकार से एक के बाद एक ऐसे फैसले किए। सूखा राशन के घरों में पहुंचा दिया पैकेट बना करके, और एनजीओ को भामाशाह के माध्यम से और सरकार ने अपने स्तर पे भी फूड पैकेट, खाने पकाया खाना भेजा गया और सूखा राशन भेजा गया ऐसे लोगों के पास में। इस प्रकार एक ऐसा माहौल बन गया राजस्थान में, जिससे कि हमने जो कहा था भूखा नहीं सोना चाहिए, उस दिशा में हम लोग काफ़ी कामयाब इसलिए हुए कि आम जनता का, समाज का सहयोग मिला, सबको मिला, और सरकार ने पूरी तरह उनके साथ खड़े मिले उनको कैश या काइंड डिस्ट्रीब्यूट करने के अंदर। इस रूप में ये अप्रोच जारी रही। और अब जो 20 तारीख को जो ओपन होगा, कुछ फैक्ट्री हैं, कुछ दुकानें, तो कुछ लोग तो एडजस्ट हो जाएंगे सतही, और एक असेसमेंट हो जाएगा कि इनके बाद में क्या स्थिति बनती है, लोग जाना चाहते हैं अपने राज्यों में, अथवा वो कौन से लोग हैं ये रहने के लिए। असेसमेंट होगा, उसके आधार पर हम देखेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, जो माइग्रेंट लेबरर हैं उनसे बात भी करेंगे, और जिनको काम नहीं मिला उनके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या उनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं आपस के अंदर जिलों में, या यहीं पर बातचीत कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं कि कहाँ पर मजदूरों की जरूरत है, कहाँ पर कमी है, कहाँ पर अधिक मजदूर है। ये हम लोग मिला जुला करके हम इस बात को लेके आगे चलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे वापस लोग मजदूरी में लग जाएंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को इस सार्थक परिचर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस मायने में अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि सीधा सर के से जो बात आती है आप आम जन तक पहुंचा पा रहे हैं, और इसको लाइव भी दिखाया जा रहा है, तो ये बिल्कुल सीधी बात सब आम जन तक जाती है। इसकी तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। उन्होंने तमाम बातों को लेकर यहां पर जानकारी साझा की है। कोरोना से सिर्फ मध्यम वर्ग ही परेशान नहीं होगा, हर एक वर्ग पर इसका असर होगा। सरकार तक को भी लॉकडाउन का कहीं न कहीं असर झेलना पड़ रहा है, और आगे भी इसका असर देखने को मिलेगा। हमें अपने खर्चों पर कंट्रोल करना होगा। हर तबके की अपनी अपनी समस्याएं हैं। मॉडिफाई लॉकडाउन को लेकर भी उन्होंने यहां पर जानकारी दी है। इधर कोरोना महामारी में जान हथेली पर लेकर जो